खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं एएनआई न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे। नमस्कार, एएनआई न्यूज में मैं अदिति शौर्य आपका स्वागत करती हूँ। आज आप मौजूद हैं हमारे साथ प्राइम टाइम की एक खास पेशकश आपका शहर आपकी खबर में। यूपी में चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। इसी के चलते पहले चरण का मतदान सूबे में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हालांकि मेरठ और बागपत के कुछ पोलिंग बूथ पर वोटिंग मशीन खराब होने से मतदान कुछ देर के लिए बाधित हुआ, तो वहीं कड़ाके की ठंड के बीच मतदान के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बता दें कि देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 7 चरणों में मतदान संपन्न होना है। मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली, तो शाम 6 बजे तक मतदान संपन्न हुआ। पहले चरण में 11 जिलों में 58 विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो इस दौरान प्रदेश सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इसी के साथ प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा के इंतजाम मतदान केंद्रों पर किए गए थे। तो मथुरा में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा यह चुनाव बताया। तो वहीं सूबे में 300 से ज्यादा सीटें लाने का दावा भी किया। सूबे के सियासी दंगल में जहां तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसे में सत्ता के संग्राम में विकासशील इंसान पार्टी भी चुनाव में ताल ठोक रही है। फतेहपुर जिले की 238 जहानाबाद सीट से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी संतोष निषाद से एएनआई संवाददाता ने स्थानीय मुद्दों के साथ चुनावी परिचर्चा करते हुए खास बातचीत की। यूपी में सियासी दंगल शुरू हो चुका है और काफ़ी सियासी गर्मी आजकल देखने को मिल रही है। इसी के बीच आज हमारे साथ मौजूद हैं वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी से श्री संतोष निषाद जी, जो 238 जहानाबाद विधानसभा से इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस बार उनकी पार्टी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच उतरेगी। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। इस बार आपकी पार्टी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच उतरेगी? देखिए, बेसिकली पार्टी का जो बेसिक मुद्दा है इस देश में वो बहुत ही पुराना मुद्दा है, कोई नया मुद्दा नहीं है। जैसे शिक्षा है, रोजगार है। रोजगार की जो समस्या थी पहले जो थी, वो आज के डेट में वो समस्या बहुत बड़ी हो गई है। और दूसरा जो एक कोविड प्रोटोकॉल को लेके, कोविड की एक समस्या ये है, स्वास्थ्य को लेकर सरकार की जो लचर व्यवस्था थी वो लगभग उजागर हो गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली स्वास्थ्य की जो समस्या है उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक है। एजुकेशन की जो समस्या है बहुत अधिक है। महंगाई चरम सीमा पर है। हम लोग किसान परिवार से आते हैं, आप देखे होंगे, कभी कल्पना 250 रुपया लीटर सरसों का तेल कितने लोग खरीद सकते हैं? ज़रा जनरल सी बात है। इतनी महंगाई और ये बेरोजगारी, एक तो बेरोजगारी है, दूसरी महंगाई है। तो ये बहुत ऐसी समस्या है जो हर वर्ग जो है और हर जाति जो है इस समस्या से जूझ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई विशेष जाति के लोग या विशेष कम्युनिटी के लोग जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये हर वर्ग के लोगों में समस्या है। तो ये समस्या है उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिजली का दर महंगा है। आप देखेंगे तो इसका हवाला भी इन लोगों ने दिया था। तकरीबन अक्टूबर में एक नोटिफिकेशन आई थी, द हिंदू में एक आया था, आप उसको पढ़े होंगे, आर्टिकल आया था कि यहाँ पे जितने थर्मल पावर प्लांट हैं वहाँ पे जो कोक का, जो कोयले का स्टॉक था, बफर स्टॉक ख़त्म हो गया था। उसका रीज़न ये था कि कोविड की वजह से इन लोगों ने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंद कर दिया था। और हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है वो जो इम्पोर्टेड कोयला होता है उसी पर जो है डिपेंड है। इंडियन जो कोयला होता है, एक तो उसकी लेटेंट हीट कम होती है, दूसरा जो है ये महंगा बहुत पड़ता है। इनके जो निकालने का तरीका होता है, फिर वो खदान से वो थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है वो बहुत महंगा होता है। तो उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया बिजली। और उसके अलावा इन लोगों ने, उसके पहले ही इन लोगों ने बिजली का दर उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे अधिक है। मैं बता देता हूँ आपको कि जो उज्ज्वला योजना आई थी और भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाया और घर घर में सिलेंडर पहुँचाया, वो एक बहुत अच्छी स्कीम थी। उस स्कीम के तहत बहुत सारे लोगों को जो हमेशा लकड़ी पे खाना बनाते थे उन लोगों को सिलेंडर मिला। लेकिन आपको अगर याद होगा तो उस सिलेंडर की कीमत
इतनी बढ़ा दी गई कि वो दोबारा रिफिलिंग नहीं उसका करा पाए। तो आप कोई पॉलिसी, कोई स्कीम लाते हैं, कोई सुविधा देते हैं, लेकिन उस सुविधा की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा डिमांड रखते हैं, आप उसकी कीमत बहुत अगर रखते हैं, तो आखिर इतनी महंगाई में इतना हाई वैल्यू अगर उसका आप चार्ज करेंगे तो कौन आदमी है जो इतनी महंगाई में उसको बियर कर पाएगा? आप सोचिए। सेम है, आप बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी क्या लेकर आएगी। देखिए, हम किसी से कोई वादा तो नहीं किए हैं, और ये सच भी है कि हम 160 सीटों पर 65 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना मैं आपको जरूर कह देना चाहता हूं कि अगर हम लोग जैसे कि वीआईपी किंग मेकर बनती है, सपोज यूपी में कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि सपा और बसपा बीजेपी किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, और उस टाइम पे अगर हम लोगों के थ्रू गवर्नमेंट बनती है, तो इन लोगों को हम लोग इतना तो जरूर टाइट करेंगे कि जो आम जनता की समस्या है, हम फ्री देंगे या नहीं देंगे, लेकिन एक जो जेन्युइन वैल्यू है उसकी वही कॉस्ट की जाए। यूपी में बिजली किस रेट पर खरीदी जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार किस रेट पर बिजली खरीदती है, और कंज्यूमर से क्या चार्ज करती है, अगर आरटीआई डाल के पता करेंगे तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गवर्नमेंट का कहना ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे बहुत इजीली पढ़ पा रहे हैं, इजीली वीडियो कंटेंट के थ्रू अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे देशों में सपुस्तकी जो है परीक्षा प्रणाली है कि आप किताब लेकर जाइए और उसका आंसर जो है देख के लिखिए। बहुत सारे प्रदेशों में, देशों में है। लेकिन जो कल्चर हमारे पास है, उस कल्चर को एकदम यू टर्न लेके आना, भाई किसी चीज़ को अगर आपको बदलना है तो आप स्लो कर सकते हैं। एकदम से करेंगे तो उसको कल्चर को एडॉप्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, आपकी पार्टी रिजर्वेशन के लिए इस बार आगे बढ़ा रही है। पिछड़े वर्गों को जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाया है या जो उन्हें मिला है उन्हें पूर्णता नहीं मिल पाया है, उसके आपकी पार्टी काफ़ी काम कर रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं माननीय मंत्री जी बार बार अपने स्पीच में बोलते हैं कि जो भी रिजर्वेशन का हम लोगों का लड़ाई है, बहुत एक सिंपल सा लॉजिक है उस लड़ाई का कि देखिए, अगर हम निषाद हैं और मेरा ही भाई दिल्ली में है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरा ही भाई दिल्ली में है तो वो एससी कैटेगरी में है, और मैं यूपी में हूँ तो ओबीसी में कैसे? मेरा ही भाई अगर बिहार में है तो ओबीसी में है, बंगाल में है तो एससी में। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। हम लोगों की डिमांड गलत नहीं है। आप खुद भी लॉजिकली सोचेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मान लीजिए कि आप, हमारी बहन है, उसकी शादी होती है दिल्ली में और वो चली जाती है, अगर दिल्ली जाती है तो उसके बच्चे एससी का सर्टिफिकेट पा जाएंगे। हमारे घर की लड़की की शादी अगर दिल्ली में हो गई तो वो एससी कैटेगरी में आ गई। दिल्ली के एक परिवार की शादी अगर यूपी में हो गई, गाजियाबाद में हो गई, तो 5 किलोमीटर बाद जो है कास्ट बदल जाता है, मतलब ये कैटेगरी बदल जाती है। तो इस सिस्टम को चेंज करना, यही डिमांड है कि हमको एक कैटेगरी में कर दीजिए। हम कोई नई डिमांड थोड़े मांग रहे हैं, हम तो ऑलरेडी उसमें हैं। हमारी डिमांड ये है कि हमको एक कैटेगरी में कर दीजिए आप, हम एससी में हैं, एससी में कर दीजिए। जस्ट इतनी सी बात है, इतना ही लॉजिक है, और ये बिल्कुल जेन्युइन है। और मंत्री जी एक चीज़ और भी बोलते हैं कि केंद्र सरकार ये बोल दे कि आपकी जो डिमांड है वो गलत है, हम नहीं कल से मांगेंगे, वो रिटर्न में दे दे, लिख दें, माननीय प्रधानमंत्री जी ये लिख दें कि आपकी जो डिमांड है वो ये गलत है, हम कल से इस डिमांड को करना बंद कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि योगी राज 5 साल यूपी में रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, योगी राज कैसा है आपको तो पता ही है। योगी राज अगर अच्छा होता, आप देखे हैं अभी 2 महीना पहले आचार संहिता लागू होने के 3 दिन के अंदर उस सरकार के जितने अच्छे अच्छे मंत्री और अच्छे अच्छे कैबिनेट मंत्री थे, सब भाग के इधर से उधर भागा भागी कर रहे थे। उनकी सिचुएशन ये थी। अब ये बीजेपी इस बार बीजेपी चुनाव हार रही है। और देखिए, आपको पता है कि अगर किसी के घर में आग लगती है तो चूहे बिल्ली भी उस घर में से भागने लगते हैं। तो ये लोग तो इंसान थे और ये सब लोग मौसम वैज्ञानिक थे। इन लोगों को पता चला कि बीजेपी हार रही थी। ये पहले भी कहीं से आके बीजेपी में गए थे और उसके बाद जब देखे कि बीजेपी हार रही है तो वो लोग अपना एक बेटर स्थान जो है चूज कर लिए। तो ऐसा हुआ है। तो बीजेपी को ये पता है कि बीजेपी बहुत बुरी तरीके से इस बार चुनाव हार रही है और निषाद समाज इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेगा। मैं बताता हूँ, इसके पिछली बार जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, योगी जी को लगभग 90% निषाद कम्युनिटी का वोट मिला था और इस बार जस्ट उल्टा होगा, अपोजिट होगा। इस बार 90% वोट योगी जी को नहीं मिलेगा। अब आप सोच लीजिए कि 18% आबादी है हमारी उत्तर प्रदेश में और 18% का
आबादी का जो वोटर है अगर 90% वोट नहीं करेगा तो इनका कितना वोट परसेंटेज घटेगा, और उस रेशियो से निकालिए कि 403 विधानसभा में इनकी कितनी सीटें कम होंगी, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और ये निश्चित रूप से हारेंगे। किसान इनके अगेंस्ट है, ये जानवर छोड़ दिए हैं और वो जानवर जो है जाके खेती में लोगों को, किसानों को बहुत परेशान कर रहे हैं। किसान परेशान है यूरिया से, डाई से, कीमत ये इतनी बढ़ा दिए हैं। आपने कभी देखा है वजन घट रहा है, 50 किलो का बैग, जब हम लोग 9-10 में पढ़ते थे, 11-12 में पढ़ते थे, हम खुद किसान के बेटे हैं, तो हम लोग 50 किलो का डाई का, यूरिया का जो है बोरी होता था। अब जो है ये 45 किलो का कर दिए हैं और उसकी कीमत 2 गुनी कर दी है। सोचिए, कीमत बढ़ा दिए, वजन घटा दिए हैं, तो किसान परेशान है। स्टूडेंट की हालत देख ही रहे हैं, हर राज्य में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। 59,000 शिक्षक घोटाला जो है जग जाहिर है। हमको लगता है कि वो ऐसा टीका है योगी जी के माथे पर कि उसको धो नहीं पाएंगे ये। तो इस बार बीजेपी को जो है मुंह की खानी है, और कोई भी बीजेपी के साथ नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, न बिजनेस क्लास है, न यूथ स्टूडेंट है, न महिला हैं इनके साथ। इनके जो मंत्री हैं उनके ऊपर दुनिया भर के एलिगेशन है। आप देखे होंगे 4-4, 5-5 किसानों के ऊपर एक मंत्री जी का बेटा रौंदते हुए चला गया, जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह गाड़ी चढ़ा दिया। उसके बाद भी उस मंत्री का इन लोगों ने एक बार भी ऐसा नहीं किया। इतना प्रेशर पड़ा तो इन लोगों ने FIR दर्ज कराया। उसको हटा देना चाहिए। और वैसा बेशर्म मंत्री कि उसने अपने आरोप को मतलब स्वीकार भी नहीं किया कि हाँ हमने जो है ऐसा किया है या मेरे बेटे से गलती हुई है। इनको कोई वोट नहीं करेगा। 2 किलो आटा, 3 किलो चावल और 1 किलो सरसों में ये पूरी जनता को खरीद लेंगे? नहीं खरीद पाएंगे। योगी जी को जाना इस बार तय है और योगी जी 100% इस बार हारेंगे चुनाव। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि अगर आपकी पार्टी, देखिए बहुमत सरकार तो गठबंधन की आपको बनानी है अगर सत्ता में आना है तो आपकी पार्टी इस बार किस पार्टी के साथ जाएगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी, ये खैर फैसला माननीय मंत्री जी का होगा, सना मला मुकेश सहनी जी लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी कि किसको सरकार बनानी है, सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति परिस्थिति काल के हिसाब से माननीय मंत्री जी जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, जिसको सपोर्ट करेंगे, उसको हम लोग सपोर्ट करके सरकार बनाएंगे, लेकिन अपने शर्तों पर बनाएंगे। और ये मैं जानता हूँ कि माननीय मंत्री जी यही करेंगे। बिहार में भी हमारी बीजेपी के साथ, NDA के साथ हमारा गठबंधन है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ भी हम टर्म्स कंडीशन पे, शर्तों पर समझौता किए हैं। और अगर यहाँ भी किसी भी से समझौता करना होगा तो शर्तों पे होगा। किसी को मनमानी करने की आज़ादी नहीं दी जाएगी। और लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र में कमज़ोर सरकार, मजबूत सरकार नहीं, कमज़ोर सरकार ही जो है हमेशा अच्छा काम करती है। जब उनको सत्ता से बाहर होने का भय रहता है तो हर आदमी की सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे अच्छा काम करती है। तो डेमोक्रेसी को अगर जिंदा रखना है तो मजबूत नहीं, मजबूर सरकार को बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ श्री संतोष साहनी जी, जिनसे हमने जाना कि इस बार किन मुद्दों के साथ वो इस बार जनता के बीच उतर रहे हैं। इसी के साथ कैमरामैन भूपेंद्र के साथ मैं आयुष, ENI न्यूज़। विधानसभा चुनाव के चलते बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी शैलेश कुमार सिंह सैलू द्वारा चिंतन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जनता से संवाद स्थापित किया, तो साथ ही विधायक के कामों का लेखा जोखा भी पूछा। इसी के साथ जहां लोगों से उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोटों की अपील की, तो साथ ही भाजपा सरकार में सर्व समाज का विकास बताते हुए सरकार बनाने का दावा भी किया। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे को लेकर असहमति व्यक्त की है। बता दें कि बासी विधानसभा से चौधरी अमर सिंह को पार्टी ने जहां अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी का विरोध कर टिकट बदले जाने की मांग उठाई है। इसी के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव के टिकट बंटवारे पर भी सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता लालजी यादव को टिकट दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। ये जो है विधानसभा बासी 304 टिकट को लेकर के हुआ है, और जो है स्थानीय विधायक लालजी यादव जी को टिकट न मिलने की वजह से पूरे समाजवादी कार्यकर्ताओं में, आम जनमानस में, पूरे बासी विधानसभा में सारे कार्यकर्ताओं में रोष है, जो गरीबों के लिए निरंतर जो है संघर्ष करते रहते हैं माननीय लालजी यादव जी, और आज उनको जो है टिकट नहीं दिया गया। इस वजह से पूरी बासी विधानसभा की जनता आहत है और दुखी है। जहां पर लालजी यादव जी को टिकट न मिलने की वजह से सभी कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा है।
आखिर किसको टिकट मिला है, कौन है वो? माननीय अमर सिंह चौधरी जी को मिला है, जो सोहरतगढ़ से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर उनका कोई जनता ने ना कोई उनको जानता है ना पहचानता है, उनको लाके यहाँ से टिकट दे दिए। सूबे के सियासी रण में लखनऊ पूर्वी विधानसभा पर लोगों के चुनावी मूड को जानने के लिए एएनआई न्यूज की टीम विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां लोगों से चुनावी परिचर्चा की तो साथ ही उनकी दिक्कतों और सरकार के कामों को जानने का प्रयास किया। आगामी चुनाव सिर पर है, इस चुनाव में किसको वोट करेंगे? हम तो अपने मायावती बहन जी को करेंगे वोट। बहन को मायावती जी को करेंगे। ऐसा क्या देखा आपने कि केवल मायावती जी को ही वोट करेंगी? अन्य पार्टियां भी हैं मैदान में जो कह रही हैं कि हम आपको राशन फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे। हम इन सबका विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये लोग जो है खाली जो है मुंह का बोलते हैं और कुछ करते नहीं हैं। हाँ, क्योंकि हमारे बहन जी के इसमें जो है बहुत कुछ है, उन्होंने मकान दिया है और जो है पेंशन दिया है, बहुत कुछ। सरकार भी उनका सही थी, क्योंकि जो है गुंडागर्दी भी बहुत कम थी, वो तो हमेशा जो है बहुत अच्छा सरकार थी उनकी। तो क्या इस सरकार में कोई पेंशन नहीं मिल रही है आपको? नहीं मिलती। पहले पेंशन मिलती थी आपको? पहले मिलती थी पेंशन। तो विधायक के रूप में किसको देखेंगे आप? आशीष सिन्हा को। आशीष सिन्हा को वोट करेंगे आप? मायावती। ऐसा क्या देखा मायावती जी को, उन्हीं को वोट करेंगे आप? हाँ, मायावती के करेंगे। और मायावती दे हैं वाट हम देते हैं, कुछ नहीं हमका जौन है मायावती देती रहे पहले। और तो जब से मायावती हट गई तब से हमार आदमी मारी नहीं है, और आदमी मारी नहीं है, हम बच्चे मारी नहीं है। और जो जाओ चौकी पे यहाँ तो चौकी पे यहाँ खेत देते, और ना कहीं इनके कोई नहीं। तो हमारा संपत्ति छीन गए। हमारा जब आदमी मार गए, कहूँ मर जाए कुछ हो जाए तो का हमका दी नहीं है। मायावती के राज में रहा है तो हमका दी सब कुछ मिलत रहा है और कुछ सुनवाई रहा है। क्या संपत्ति छीन गई आपकी? क्या नुकसान हो गया आपका? हमारा नुकसान हो गया, खेती में है नाश दिखा दिन के कोई नहीं है। और मुकदमा 20 साल हो गए चल रही, और कहती है सब कोई कहते इनके कोई है ही नहीं, तो जमीन कहाँ से नहीं। जब कहा जाते हमका मायावती आ जाती तो ऐसे दिवाइन दे हमारे। शासन प्रशासन ने कोई मदद नहीं की आपकी? कोई नहीं करा, कोई नहीं करा। तो आपके बाद किसको वोट करेंगे आप? आशीष भैया का। हमारी मदद आशीष भैया करते हैं, तो कोई समस्या होती है तो हमारे आशीष भैया हमारी मदद में खड़े होते हैं, उसकी मदद हम करेंगे। कौन सी मदद करते हैं आपकी? आशीष भैया। कैसी मदद करते हैं, क्या मदद करते हैं आपकी? अरे हमारे घर में जो खाना नहीं होता वो खाना भेजते हैं, हमारा सब काम करते हैं, तो हम करेंगे नहीं उसको। अच्छा। हाँ, क्या किया? अरे का खरंजा लगा ऐसी बाकी है, बदल जीती हैं तो लगी हैं। आगामी चुनाव में किसको वोट करेंगे आप? हम आशीष भैया को करेंगे। भैया हम सबकी मदद में खड़े होते हैं, हमारी खड़े होते हैं, हम सब मिलकर उन्हीं को जिताएंगे। हमारे क्षेत्र का जितनी समस्या भैया करते हैं आशीष भैया जी, हम लोग मिलकर सभी लोग जिताएंगे। और किसी प्रत्याशी को हम लोग वोट नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे अपनी पार्टी। बाकी और पार्टियां हैं जो दावा कर रही हैं कि हम बिजली देंगे फ्री, आपको राशन फ्री देंगे। सब झूठ बोल रहे हैं। कोई पार्टी आज तक हम लोगों ने देख लिया है और कोई पार्टी करेगा ही नहीं। जो भी होगा जब हमारी सरकार बनेगी हमारे आशीष भैया करेंगे। आगामी चुनाव सिर पर है, हर पार्टी अपना दावा कर रही है, कह रही है कि हम राशन, बिजली और अन्य सुविधाएं फ्री देंगे। इस पे आपकी क्या राय है? हमारी राय तो भाजपा से है भाई जी। हाँ, भाजपा ही मदद करती है हर लोगों की, गरीबों की। ऐन मौके पर वही खड़े होते हैं जी। और कोरोना काल में भी वही लोग खड़े हुए। आगामी चुनाव में किसको वोट करेंगे आप? आप ही को, भाजपा को। अच्छा। विधायक के रूप में किसको देना चाहते हैं? आशीष सिन्हा। आशीष सिन्हा। ऐसा क्या लगा आपको कि केवल आशीष सिन्हा जी को ही आप वोट करेंगे? अरे वो भैया मसीहा है, गरीबों के मसीहा है। हर वक्त हर मुसीबत में सबके साथ खड़े रहते हैं। तो हम लोगों का एक यही है कि जो हमारे साथ खड़ा है हम उसकी मदद करें, उसको जिताएं। कैसी मदद करते हैं आपकी? अरे सब अन्न वगैरह, राशन वगैरह, दवा पानी का इलाज उन्हीं के द्वारा होता है गरीबों का। आप विकलांग हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती आपको? सरकार की तरफ से क्या मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली। बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और सबका साथ सबका विकास। इस पर कुछ कहेंगे आप? कहाँ पर साथ दिया इन्होंने? कि हमारे क्षेत्र में दिया? हमारे क्षेत्र में कभी बीजेपी के लोग आए, किसी की मदद की? जब किसी की मदद नहीं की तो हम कैसे कहेंगे कि बीजेपी मदद कर रही? क्या सबका साथ विकास कहाँ से हो रहा? तो इस बार किसको वोट करेंगे आप? आशीष भैया को। आशीष भैया को ही वोट क्यों करेंगी? क्योंकि हमें उनसे बहुत मतलब लाभ मिला। वो हमारे दुख तकलीफ परेशानियों में वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारी बहुत मदद किए हैं। जब कोविड चल रही थी तो हम एक एक पैसे के मुहताज रहते थे। वो हमारे बच्चे भी दुख तकलीफ में रहते थे और हमारे घर में मतलब खाने पीने की बहुत समस्या रहती थी। वो हमारी बहुत मदद किए हैं, इसीलिए हम आशीष भैया को वोट देना चाहते हैं।
आगामी चुनाव में किसको वोट करेंगे आप? आशीष भैया को। आशीष भैया को ही वोट क्यों करेंगी? क्योंकि अब ये जो बहन जी आ रही, हम सोचे बहन जी आ जाएं, अब ती जो है क्या कहते हैं उनको जिताना है बहन जी को। आशीष भैया बहुत मदद करते हैं सबको। तो क्या क्षेत्र में आशीष भैया आते होते हैं, मिलते हैं आप लोगों से? नहीं आते हैं, अभी परसों आए थे मिलने के लिए सबसे। चुनाव के पहले भी मुलाकात होती है? आते हैं? आते हैं बराबर आते हैं। हालचाल लेते हैं आप? हालचाल लेते हैं, सबका लेते हैं। और कोई प्रत्याशी आता है आपसे मिलने के लिए? नहीं कोई नहीं आता है। सूबे के सियासी संग्राम में लोगों की दिक्कतों और उनके स्थानीय मुद्दों को जानने के लिए एएनआई न्यूज की टीम लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां लोगों से उनकी राय को जानने का प्रयास किया गया, तो यह भी जाना कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं उनके लिए कितनी लाभप्रद साबित हुई हैं। श्रीवास्तव जी, आगामी चुनाव आपका जो है यूपी का सिर पर है, ऐसे में किसे वोट करेंगे आप लोग? इस बार हमारा सपोर्ट जदयू के प्रत्याशी आशीष सक्सेना जी के संग है। ऐसा क्या है कि आपने आशीष जी को ही चुना? पिछले 15 साल से हम लोग भाजपा प्रत्याशी को ही इस कैंट विधानसभा से मतदाता के रूप में उन्हीं को मत देते हुए आए हैं जी। ये तो आप बहुत ही विकसित एरिया में खड़े हुए हैं और ऐसी कई सारे एरिया हैं जहाँ पे आप चलें तो ये लोग कहते हैं कि लखनऊ मतलब एक स्मार्ट सिटी के स्टिकर लगे हुए हैं जी। आप लोग भी मीडिया से जुड़े हुए बंधु हैं, आप लोगों ने जगह जगह जाकर के देखा हुआ होगा जल भराव की समस्या और जल भराव की, ये तो बहुत ही ऐसी समस्याएं हैं जो अगर नहीं भी सॉल्व होंगी तो आदमी जी सकता है। लेकिन रोजगार, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई कहाँ पे पहुंच गई है जो आज दो ही क्लास बचा हुआ है, या तो अपर क्लास या एकदम लोअर क्लास। मिडिल क्लास की जेब में एक भी रुपया नहीं है। कोरोना काल ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है, जेब में पैसे नहीं। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि इन्हीं के मंत्री मेरे ही जान पहचान में हैं, जिनको मैं फ़ोन करूं तो इन लोगों ने फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। ये लोगों का भला क्या करेंगे जी। इनके पास केवल बातें हैं। जनता से बीच से इन लोग जीत करके चले गए और आज जनता के बीच में आने से इन लोगों को शर्म लगती है जब ये पद पर बैठ जाते हैं। पद पर बैठने के बाद आपके कंधों का सहारा लेंगे, उसके बाद जब पद में बैठ जाएंगे तो अपने घर वालों को काम दे करके अपना ही विकास करने का काम ये भाजपा का मूल उद्देश्य रह गया है। मुझे तो लगता है मैं अपने उत्तर प्रदेश की जनता से ये अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि सब्सिडी के झांसे में ना फंस करके रोजगार मुख्य बिंदु है। जब हमारे घर के 18 वर्ष का बच्चा जब 22 साल का बीटेक एमटेक करके और एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद रोजगार विहीन रहेगा, रोजगार ही नहीं रहेगा। आज रोजगार समस्या, हमें रोजगार दे दीजिए। जब हमारे देश में जेब में धन होएगा तो हम अपने आप उन चीज़ों का भुगतान कर लेंगे। पेट्रोल और डीजल के क्या रेट हैं, और पेट्रोल और डीजल के रेट मैं कह रहा हूँ केवल चुनाव तक इंतजार करिए। अगर भाजपा फिर जीती तो मैं आपको बता रहा हूँ पेट्रोल 150 रुपये के पार और डीजल 200 रुपये में बिकेगा। आगामी चुनाव को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे आप इस विधानसभा में 2022 के चुनाव को लेकर के? आपने किसको वोट देने का विचार बनाया है? मैं नीतीश जी की पार्टी को वोट दूंगी। रीज़न उसका ये है कि जिस तरह उन्होंने बिहार में काम किया है, महिलाओं को लेके 50% को महिलाओं का 50-50 का उन्होंने दर्जा दिया। दूसरा शराबबंदी, जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से बिहार में शराबबंदी करी हुई है, सेम उसी तरह बिहार यूपी में भी शराबबंदी होनी चाहिए, ताकि घरेलू हिंसा, महिलाओं को जो परेशानी होती है, बच्चियों की रेप होती है और सड़कों पे बहुत सारी किडनैपिंग वगैरह जो कि ज़्यादातर शराब के नशे में ही चीज़ें होती है। तो मैं यही चाहूँगी कि नीतीश जी की पार्टी आए, हमारे आशीष जी प्रत्याशी जो हैं वो यूपी में आए और उसी तरह सेम जिस तरह बिहार में नीतीश जी काम कर रहे हैं वैसे ही काम महिलाओं के लिए और सबके लिए, युवाओं के लिए जो उनको रोजगार की प्रॉब्लम है और शिक्षा की प्रॉब्लम है, उसको देखते हुए मैं आशीष जी को सपोर्ट कर रही हूँ। और मैं सबसे ये आग्रह करूँगी, कृपया आशीष जी को आप सभी लोग वोट दीजिए, यूपी के हित में है और हमारा चुनाव चिन्ह जो है तीर है। जैसे कि अभी आपने बताया कि बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, जो भाजपा सरकार दावा कर रही है कि हमारी सरकार आने के बाद में लॉ एंड ऑर्डर जो है हमने मेंटेन किया है और लोगों का जो है शोषण, महिलाओं का शोषण कम हुआ है, इस पर कुछ बता देंगे आप? आपने खुद ही बताया कि दावा किया है जी। काम आपको दिख रहा है, आप मीडिया से हैं, आए दिन तमाम सारे लोगों के इंटरव्यू पेपर्स पढ़ते हैं। आप हमें बताइए कितना काम उन्होंने किया है। अगर काम किया है, दावा और काम करने में बहुत फ़र्क है। मैं महिला हूँ, मैं जान रही हूँ, आए दिन रेप, किडनैपिंग, शराब
से रिलेटेड आप आम घरों में जब जाएंगे ना, तो जब उनके हस्बैंड या उनके जो पति होते हैं और जो ये शराब का सेवन करके आते हैं और महिलाओं पे जिस तरह का उत्पीड़न होता है, आपका मन पिघल जाएगा। आप खुद ये बोलेंगे कि मैं मीडिया से होके मैं ये चाहता हूँ कि शराबबंदी यूपी में होनी चाहिए, तो मन को बड़ी आहत पहुँचती है कि इस तरह का काम अगर यूपी में हो रहा। सरकार तो बहुत सारी दावे, आप मुझे बताइए अमल किस पे हुआ है, मैं आपसे पूछती हूँ, कोई भी बता दे। देखिए आज हम जनता का मुँह जानने के निकले हैं, इसलिए आपसे ही हम चर्चा करेंगे। आप आगामी चुनाव में किसको वोट करेंगे? मैं आशीष सक्सेना को करूंगी, नीतीश जी की पार्टी को करूंगी। और आप देखिए हमारी एक महिला यहाँ पे आई है, इनसे पूछिए आप। सही बात, इनका दुख दर्द इंटर पास होने पे स्कूटी मिल रही है, लैपटॉप मिल रहा है, लेकिन ये कोई बंदा नहीं कह रहा कि मैं दारू बंद करा दूंगा, क्योंकि सभी महिलाओं अमीर सब हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब इसी में है जो शराब पी रहे हैं, जिनके आदमी सच में। इससे पहले जो विधायक रहे हैं, जो नेता रहे हैं, उन्होंने आपसे आके संपर्क किया है? किसी ने नहीं किया। कर्नाटक में हिजाब के विवाद में अब मध्य प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता और सूबे के पूर्व राज्य मंत्री संजय पाठक ने बयान देकर कहा है कि शिक्षा के मंदिर को धर्म से अलग रखना चाहिए। शिक्षा के मंदिर में यदि कोई लंगोट पहनकर पहुंच जाए या टाई लगाकर पहुंच जाए तो यह जरा भी उचित नहीं है। धर्म अर्जित करने के लिए मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे ही काफी हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि शिक्षा के मंदिर को धर्म से अलग रखना चाहिए। हम नहीं चाहते कि वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो सब पहन के लोग जाएं। पता चला कोई लंगोट पहन के पहुँच गया, कोई टाई लगा के पहुँच गया, कोई कुछ कर, वो नहीं। वहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाना है हमको, अपने अंदर योग्यता लानी, अपने आप को पूर्ण करना है, अपने आप को एक सफल इंसान बनाना है, तो हमको ज्ञान अर्जित करना है। धर्म अर्जित करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब कुछ है, लेकिन ज्ञान अर्जित करने के लिए शिक्षा है। अलवर में शालीमार गेट नंबर 3 पर 72 फुट राम मूर्ति लगने के बाद भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर जाने माने कलाकार महेंद्र मनभाई, संजय शर्मा, मोहन यदुवंशी, नेहा पाराशर ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया, तो साथ ही गुड़गांव से आई निशा सोनी ने भजन संध्या में समा बांध दिया। इसी के साथ यहाँ भजनों का यहाँ मौजूद लोगों ने खूब आनंद उठाया। राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा बांसी के बसपा प्रत्याशी आर.एस. पांडे ने क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर चर्चा करते हुए लोगों से जनसंपर्क स्थापित किया। इस दौरान महुआ, राबरी, दुबरा आदि गांवों में डोर टू डोर उन्होंने जनसंपर्क किया, तो वहीं लोगों को विकास का भरोसा देकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। Hello, good evening and welcome to the Sassy Club presented by ANI News, co-powered by Interpure and sponsored by Nime Healthcare। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंटरटेनमेंट और रील्स की दुनिया का कुछ बेहतरीन टैलेंट जो आपका मन बहलाने के लिए काफी है। So let's shout out for the Reel Scout। Say what you wanna say to me now.
गया आप सभी से विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी शो पर, द सासे क्लब, प्रेजेंटेड बाय एएनआई न्यूज, को पावर्ड बाय इंडिप्योर एंड स्पॉन्सर्ड बाय नाइम हेल्थ केयर।